ऐसे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आइए यहाँ पर है, इसका टेस्ट नंबर हम लोग यहाँ पर पहला देख रहे थे, फुल लेंथ पेपर पहला FLT फर्स्ट, है ना। इसमें हम लोग पार्ट 1 उसको कवर कर चुके थे, एक पार्ट यहाँ पर देख चुके थे जिसमें करीब यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। और हम लोग स्टार्ट करेंगे 51 से 100 क्वेश्चन तक यहाँ से इसको कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। और इससे पहले हम लोग यहाँ पर सुबह देख चुके हैं विजन है इसका मिनी टेस्ट जो होता है। ठीक है, मिनी टेस्ट मतलब यहाँ पर 20 क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक होते हैं, उन टॉपिकों के यहाँ पर टॉपिक वाइज यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन यहाँ पर इसमें चल रहे हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आज वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे ज्योग्राफी के थे वो सब यहाँ पर बताए गए थे, उसमें आपका ज्योग्राफी का पोर्शन कवर हो जाएंगे वहाँ से जो 20 क्वेश्चन उससे। और स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पहला हम लोग यहाँ पर पेपर देख रहे हैं और पार्ट 2 51 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 51 है यहाँ से, इससे बोल रहे हैं भारत में निम्नलिखित विधायी निकायों पर विचार करना है। भारत में निम्नलिखित जो विधायी निकाय हैं इस पर विचार करना है, देखते हैं इसको। यहाँ से बोल रहे हैं कि कितने यहाँ पर निम्नलिखित में से विधायी निकाय पर विचार करना है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद और विधानसभा, इनमें से बोले कितने यहाँ पर जो है विधायी निकाय अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करते हैं। देखो, एक तो सीटों का आरक्षण प्रावधान करता है लोकसभा में आर्टिकल जो 330 है 330 तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रावधान अनिवार्य बनाता है। उसके बाद आपका हो जाएगा राज्य विधानसभा जो होती है, इसमें 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रावधान होता है। लेकिन राज्यसभा और राज्य विधान परिषद में इसमें नहीं होगा, इसमें कोई यहाँ पर इसका प्रावधान आरक्षण नहीं है। 1 और 4 करेक्ट है आंसर, 2 बातें इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 52 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के संसद के अभिभाषण के संबंध में विचार करना है। भारतीय संविधान में के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में प्रारंभ में संसद के सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसको संबोधित करता है। पहला क्या होगा, 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, सेकंड बात भी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति का संबोधन सरकार की नीति वक्तव्य है और यहाँ पर इसी सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और इसकी विषय वस्तु के लिए जिम्मेदार होगी, दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव कोई संशोधन नहीं कह सकता है, तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन की अनुमति होती है और यदि कोई संशोधन स्वीकार किया जाता है तो धन्यवाद प्रस्ताव संशोधित रूप से पारित हो जाता है। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 53 है, भारत के राष्ट्रपति जो है उसके निर्वाचन के संबंध में विचार करना है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के एक यहाँ पर सदस्य के मत का मूल जो होता है, मत का मूल पंजाब के राज्यसभा के एक सदस्य के मत मूल के अधिक है। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि प्रत्येक निर्वाचित जो सांसद होते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा से हो, ठीक है, इनके वोट का मत मूल जो होता है एक समान होता है, चाहे वो किसी भी राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हो, वह मूल सभी राज्यों के सभी विधायकों के वोट का मूल्य जो होता है वैल्यू, वे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का भाग देकर निकल आता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में सांसद के जो वोट मूल्य का है पंजाब के सांसद के वोट मूल्य से अधिक या इसको मतलब कम, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि यहाँ पर बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के एक सदस्य के मत जो मूल्य होता है, ये उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में एक सदस्य के मत के मूल्य से कम होता है, सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा सदस्य होता है एक वोट मत का मूल्य जनसंख्या के आधार पर राज्य द्वारा अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह की जहाँ पे जनसंख्या के अलग अलग उसके हिसाब से होगा, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर क्या होगा, बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है 54 बोला है कथन 1 कथन 2, सामान्य तौर पर बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के दौरान बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं। 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मुद्रास्फीति और बॉन्ड की कीमतों के बीच विपरीत संबंध होता है और मुद्रास्फीति बढ़ने पर निश्चित ब्याज भुगतान कूपन बॉन्ड की मूल राशि क्रय शक्ति कम हो जाती है और वास्तविक मूल्य इसी कमी में भरपाई के लिए निवेशक उच्च ब्याज दरों की मांग करते हैं। ठीक है, और यील्ड मांग बढ़ने पर मौजूदा बॉन्ड की कीमत गिर जाती है, इसलिए बढ़ती मुद्रास्फीति के बॉन्ड के दौरान कीमतें असमानता गिरती है, बढ़ती नहीं है, गलत होगा। सेकेंड बात है, यदि हम मात्र ब्याज दरें अपरिवर्तित रहती हैं तो मुद्रास्फीति उधारकर्ताओं के लिए ऋण के वास्तविक बोझ को कम कर देती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है, मतलब दूसरा सही है, पहली बात गलत थी। ठीक है, आंसर क्या होगा, केवल 2 करेक्ट है, तो आंसर डी आंसर इसका सही होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 55 है शेयर बाजार के संबंध में मार्जिन ट्रेडिंग शब्द का अर्थ क्या होगा, मार्जिन ट्रेडिंग शब्द का अर्थ क्या है यहाँ से।
देखो इसका अर्थ है कि ब्रोकर से उधार ली गई धनराशि को उपयोग करके प्रतिभूति की खरीद या बिक्री करना। ठीक है, सी यहाँ से क्या होगा 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग का तात्पर्य ब्रोकर से उधार लिए गए जो धन होते हैं, ठीक है, ये प्रतिभूति का उपयोग करने वाले जो प्रतिभूति की खरीद बिक्री होती है उससे होता है। निवेशक लेन देन जो मूल होता है उसका एक निश्चित प्रतिशत जिसे मार्जिन कहा जाता है वो अपनी जेब से भुगतान करता है और शेष राशि ब्रोकर को उधार देता है, जिससे क्या होता है निवेशक को अपनी पूंजी से अधिक यहाँ पर शेयर खरीदने की सुविधा मिल जाती है, जिससे संभावित लाभ और संभावित हानि दोनों बढ़ जाती है। आंसर 55 का सी। 56 नंबर क्वेश्चन है 56 नंबर, इसमें बोला है भारत के संबंध में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के बारे में विचार करना है। ये वित्तीय लेन देन या निवेश के मूल्य के भंडार अथवा लेखा इकाई के रूप में काम कर सकती है। पहला 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, केंद्रीय जो बैंक डिजिटल मुद्रा को भारत में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति बनाता है। सेकंड बात क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर आयकर अधिनियम वर्चुअल जो डिजिटल एसेट है उसकी परिभाषा में भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं करता है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC या डिजिटल रुपया को वैध करेंसी या डिजिटल रूप में माना जाता है, ना कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में। सेकंड गलत है। तीसरा, भारत में सभी वर्चुअल जो डिजिटल जो संपत्ति होती है ना, इसकी सेवा प्रदाताओं के लिए वित्तीय सूचना इकाई भारत के साथ पंजीकरण अनिवार्य होगा। ये बात करेक्ट है, ठीक है। चौथी बात यहाँ से वीडीए हस्तांतरण से उत्पन्न लाभ भारतीय कर कानून के अंतर्गत कर योग्य होंगी। चौथी बात भी करेक्ट है। 1, 3, 4 से है आंसर 56 का क्या होगा, 1, 3, 4 बी करेक्ट है। क्वेश्चन 57 है, 57 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला प्राप्तियां और यहाँ पर इसके वर्गीकरण बोल रखे हैं, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला ये बोला लघु यहाँ पर बचत योजना जो होती है ये क्या होगी, ये पूंजीगत प्राप्ति है, सही बात है। ट्रेजरी बिलों की जो बिक्री से प्राप्ति राजस्व प्राप्ति में आएगा, ये बात गलत है, क्योंकि ट्रेजरी बिल की बिक्री प्राप्तियां सरकार द्वारा अपनी तत्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करती हैं और ये अल्पकालिक उधार को दर्शाती है, न कि राजस्व प्राप्ति को, राइट। और यहाँ से इसलिए यहाँ पर पूंजीगत प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत किया था, ना कि राजस्व प्राप्ति में इसको क्या आएगा, पूंजीगत प्राप्ति में आएगा। अगला है भविष्य निधि राजस्व प्राप्ति, ये बात गलत है, क्योंकि भविष्य निधि जो है ये किस में आएगा, ये राजस्व प्राप्ति नहीं बल्कि यहाँ पर पूंजीगत प्राप्ति भी होगी, ये भी बात गलत है। ओनली 1 करेक्ट है। 57 का आंसर एक यहाँ से सही है। 58 नंबर 58 नंबर क्वेश्चन, फ्यूचर्स अनुबंध, ऑप्शंस अनुबंध, ब्याज दर स्वैप, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, मुद्रा फॉरवर्ड और संपार्श्विक उधार और लेन देन संबंधी दायित्व, इनमें से बोल रहा है क्या, इनमें से बोल रहा है 58 में कि उपयुक्त में से कितने व्युत्पन्न साधन माने जाते हैं, इनमें से कितने व्युत्पन्न साधन माने जाते हैं। 58 में करेक्ट आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न साधन जो होते हैं ये केवल इनमें से 4 होंगे। कौन कौन से, वायदा अनुबंध, ठीक है, विकल्प अनुबंध, ब्याज दर अदला बदली करना, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गया, राइट, और करेंसी फॉरवर्ड, ठीक है। और यहाँ से गैर जो उत्पाद में शामिल होंगे आपके कौन सा, कारपोरेट डिबेंचर, ठीक है, या फिर कौन से हो जाएंगे, गैर में हो जाएंगे कारपोरेट डिबेंचर्स, ये हट गया इसमें से, राइट, और संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व, ये सब इसमें किस में होंगे, ये सब गैर व्युत्पाद उपकरण में आएंगे। 2 बातें हट गई, बची कितनी बातें, 4 बातें। आंसर यहाँ से क्या होगा, 4 बातें इसकी करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 59 है, 59 नंबर क्वेश्चन, भारत में जो मत्स्य क्षेत्र है उसके संबंध में विचार करना है। पहली बात है भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक वाला देश होगा। 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, करेक्ट है। सेकंड, भारत में कुल मत्स्य उत्पादन में समुद्री मत्स्य पालन का योगदान अंतर्देशीय मत्स्य पालन से अधिक हुआ है। सेकंड गलत है, क्योंकि भारत का अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र जो होता है ये राष्ट्रीय मछली उत्पादक का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है, जो कुल उत्पादन में 75% का योगदान देता है। और इस क्षेत्र में ठंडे जल में मत्स्य पालन और तिलापिया और जो पेंगेसियस जैसी प्रजातियों को शामिल करके इसमें प्रजाति में विविधता सहित यहाँ पर कई प्रकार की प्रजातियाँ गतिविधियाँ शामिल की गई हैं। सेकेंड गलत होगा। तीसरा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत मछुआरे एवं मत्स्य कृषक ऋण के पात्र होते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 59 का बी। क्वेश्चन 60 यहाँ से निम्नलिखित पर विचार करना है। भारतीय रुपए के लगातार अवमूल्यन की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की संकुचात्मक मौद्रिक नीति अपना सकता है। 60 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 60 का ये करेक्ट है। सेकंड, यदि अमेरिकी डॉलर जो अमेरिकी यहाँ पर जो फेडरल है, ठीक है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत ब्याज दरों की वृद्धि की जाती है तो RBI विदेशी मुद्रा डॉलर में बेच सकेगा। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बात एकदम सही है। यहाँ 61 क्वेश्चन है। भारत मध्य पूर्व यहाँ पर यूरोप आर्थिक गलियारा जो है उसके सदस्य देशों के बारे में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला बोला भारत, ठीक है, और
सऊदी अरब यहाँ पे हो गया, राइट। और यहाँ से देखते हैं, और भारत, सऊदी अरब और इजराइल, इटली, जर्मनी। यहाँ पर 5 बातें, इनमें से कौन जो है IMEC के सदस्य होंगे? IMEC के सदस्य, आंसर हो जाएगा यहाँ से ये आपका होना चाहिए। देखो एक तो यहाँ से पहला, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा भारत, सऊदी अरब, राइट। उसके बाद आपका हो जाएगा इटली और जर्मनी, ठीक है। इजराइल इसमें नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5 यहाँ पे नहीं है तो इसको हटा दो। 1 2 4 5, क्योंकि मिस्टेक यहाँ पर हो सकता है, इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर मिस्टेक से नहीं दिया हुआ 4, ठीक है। तो मतलब यहाँ से 5 दे दिए, तो यहाँ से क्या होगा आंसर? 1 2 4 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 62 है, 62 नंबर क्वेश्चन। डायरेक्ट टू मोबाइल D2M तकनीक के बारे में विचार करना कभी कभी यहाँ पर सब खबरों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो D2M तकनीकी है जो कभी खबरों में देखने मिलती है, किससे तात्पर्य, क्या इसका मतलब होता है? देखो इसका यहाँ पर तात्पर्य है कि डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीकी फोन से डिजिटल जो टेरेस्ट्रियल टीवी सिग्नल सीधे प्राप्त कर सकते हैं, सक्षम बनाती है, जिससे पर उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी में निर्भर हुए बिना लाइव टेलीविजन प्रसारण जिसे मल्टीमीडिया कंटेंट स्ट्रीमर देख सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 है, दुर्लभ मृदा चुंबक के बारे में विचार करना है। दुर्लभ मृदा चुंबक जो होता है एक प्रकार का अस्थायी चुंबक होता है जो दुर्लभ मृदा तत्वों को मिश्र धातुओं से बने होते हैं। 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि दुर्लभ मृदा चुंबक दुर्लभ मृदा तत्वों के मिश्र धातुओं से बने चुंबक एक प्रकार के होते हैं, और अस्थायी चुंबक जैसे नरम लोहा या पेपर क्लिप बाहरी क्षेत्र में संपर्क आने पर ही चुंबकत्व प्राप्त करता है और जल्दी ही इसे खो देता है। और इससे जबकि स्थायी चुंबक जैसे स्टील है ना, नियोडियम, वो लंबे समय तक यहाँ पर अपना चुंबकत्व बनाए रखते हैं, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड, नियोडियम और सेमेरियम कोबाल्ट दुर्लभ है मृदा के चुंबकों के 2 समान प्रकार हैं। अभी मैंने आपको बात बताई यहाँ से। तीसरा यहाँ पर है, दुर्लभ मृदा चुंबक को उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों और पवन टरबाइन में कर सकते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, भारत अपने अधिकांश दुर्लभ मृदा चुंबक चीन से आयात करता है। चौथी बात करेक्ट है। आंसर 2 3 4 3 बातें सही है, सी। 64 है, 64 बोला है शॉर्ट, तो यहाँ पर जो टेंडम रिपीट है उसके बारे में विचार करना है। STR समांतर DNA के गैर कोडिंग क्षेत्रों में पाया जाता है। पहला 64 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, पहली बात सही है। सेकंड बात है, एक ही प्रजाति के जीव में STR समान होता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि एक ही प्रजाति के सभी व्यक्तियों में STR एक समान नहीं होते हैं और दोहराव इकाइयों की संख्या व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न भिन्न होती रहती है। यही कारण है कि STR एक व्यापक रूप से DNA फिंगरप्रिंट को और फॉरेंसिक पहचान का उपयोग कर सकता है। आंसर ओनली 1 करेक्ट है, क्या होगा? ये आंसर है। 65 नंबर है, ये एक आभासी परिवेश है, ठीक है, को संदर्भित करता है जहां भौतिक और डिजिटल दुनिया को आसपास में क्या होता है, मिलती है, जिससे उपयोगकर्ता अवतारों डिजिटल व्यक्तियों और उसके माध्यम से परस्पर जुड़ जाते हैं और स्थानों पर बातचीत व्यापार को भागीदार कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर सर्वोत्तम बात बता रहा है? इसकी करेक्ट आंसर 65 का ये बता रहा है, ये डी नंबर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, मेटावर्स इसका आंसर है, ठीक है। 66 नंबर है, दाबित भारी जो रिएक्टर है इसके बारे में विचार करना है। PHWR मंदक और शीतलक दोनों के रूप में भारी जल का उपयोग करते हैं। पहला 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, PHWR के संचालन के लिए ईंधन के रूप में संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता होती है। सेकंड बात गलत है, ठीक है, क्योंकि जो दाबित भारी जल है रिएक्टर, इसमें जल की या इसमें एक प्रमुख विशेषता होती है कि ये ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं और उन्हें संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है, भारत के अधिकांश कार्यरत परमाणु ऊर्जा रिएक्टर प्रकार के होते हैं। तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट है। चौथा यहाँ से PHWR से निकलने वाले प्रयुक्त ईंधन में प्लूटोनियम होता है, जिसे यहाँ पर पुनर्साधन के माध्यम से अलग किया जा सकता है। चौथी बात करेक्ट है। आंसर 1 3 4 1 3 4 मतलब बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, वेब 3.0 के बारे में विचार करना है। वेब 3.0 जो इसका यहाँ पर उद्देश्य ऐसा इंटरनेट विकसित करना जिसे उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा पर संबंधित यहाँ पर अधिक संभावित नियंत्रण प्राप्त हो सके। 67 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, वेब 3.0 जो इसमें यहाँ पर उपयोगकर्ताओं की जानकारी के भंडारण के लिए, प्रसंस्करण के लिए मुख्यतः केंद्रीकृत सर्वरों पर निर्भरता होती है इनकी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि वेब 3.0 ये मुख्य रूप से केंद्रीकृत सर्वरों पर निर्भर नहीं होता है। इसका मूल विचार यह है कि विकेंद्रीकरण
जहाँ डेटा और एप्लीकेशन के कुछ यहाँ पर केंद्रीय संस्थान जो होते हैं उसके द्वारा नियंत्रित करने की बजाय इसे नेटवर्क में वितरित किया जाए। आंसर क्या होता है? ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन 68 है, खबरों में रही कभी कभी यहाँ पर प्रयुक्त होने वाला शब्द एजेंटिक एआई किसे संदर्भित करता है? एजेंटिक एआई जो है ये किसे संदर्भित करता है? देखो, एजेंटिक एआई जो है ये संदर्भित करता है ऐसे एआई तंत्र जो लक्ष्य निर्धारण करने के लिए स्वायत्त रूप से निर्णय लेने वाला कार्य करने तथा बदलने जो परिवेश है उसके अनुरूप के रोक करके उसमें ढाल लेता है अपने आप को, ठीक है, और इसमें न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप भी सहायक होता है। आंसर क्या होगा? बी आंसर 68 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 69 है, 69 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी माता के नाम पर नागलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर। ये कैसे हो रहा है कि कुछ उत्कृष्ट मंदिरों के निर्माण और महत्वपूर्ण यहाँ पर दक्षिण भारतीय मंदिरों के भव्य यहाँ पर जो गोपुरम है उसको जोड़ने का श्रेय दिया था। उन्होंने विजयनगर के पास नगरपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी, जिसका नाम उन्होंने अपनी माता के नाम पर विजयनगर से कुछ विस्तृत या उनके तुरंत बाद यहाँ पर की थी। आंसर बी करेक्ट है। कैसे हो रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन है 70 नंबर में बोला है, इसमें बोला है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक योगदान के संबंध में विचार करना है कौन सा संगठन राजनीतिक दल उसके द्वारा स्थापित किए गए थे? आंसर हो जाएगा 70 का पहला, जैसे क्या होगा? करेक्ट है, बहिष्कृत हितग्राही सभा। दूसरा आंसर हो जाएगा, ये बोला है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा दलित पैंथर्स, ये बात गलत हो जाएगी, दलित पैंथर्स क्या होगी? इसमें नहीं होगी, ठीक है। चौथी बात यहाँ से अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, ये बात करेक्ट है। 1, 2 और 4 करेक्ट है ये नंबर। आगे आते क्वेश्चन 71, सांची स्तूप यहाँ पर परिसर में प्राप्त निष्कर्ष के संबंध में विचार करना है। महान स्तूप में 4 तोरणों का निर्माण मौर्य काल में किया गया था। 71 का पहला स्टेटमेंट क्या हुआ यहाँ से? ये करेक्ट है। सेकंड, ऊपरी प्रदक्षिणा पथ की उपस्थिति इस स्थल की एक विशेषता बताती है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, इस स्थल पर कमल और हाथियों से घिरी एक स्त्री आकृति का अंकन मिलता है, जिसे कुछ इतिहासकारों द्वारा देवी गजलक्ष्मी के रूप में पहचाना गया है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा तीसरा सही, दूसरा सही और पहला सही है सी। 72 नंबर क्वेश्चन है, संत तुकाराम के संबंध में विचार करना है। वे महाराष्ट्र के एक भक्ति संत थे जिन्होंने गीतों के आदि ग्रंथ को सम्मिलित किया था। तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये तुकाराम जो थे ये महाराष्ट्र के एक प्रख्यात भक्ति संत थे। अपने प्रभावशाली अभिन्न अंग के रूप में मैंने गीतों को काफ़ी प्रसिद्ध बनाया था और उन्होंने भक्ति का संदेश फैलाया और ईश्वर के विशेष रूप से भगवान विठल के प्रति भक्ति की परंपरा पर बल दिया था। और वे समाज सुधारक भी थे, ठीक है, और अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक असमानता को दूर किया था और समानता को बढ़ावा दिया था। और संत नामदेव पदों के यहाँ पर शामिल किया जाता है इनको, ठीक है। दिब्बत गलत हो जाएगी। सेकंड, वे मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। मुगल कालीन अकबर के समकालीन कौन थे? संत एकनाथ, न कि तुकाराम। वे वैष्णव भक्ति की वरकरी परंपरा से संबंधित थे। तीसरी बात करेक्ट है। ओनली 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 72 का एक बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 बोला है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पांड्य वंश के पराजित करने के बाद मुद्रिकुंडा अर्थात मुद्रे का विजेता की उपाधि धारण की थी? आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर। यहाँ से परांतक प्रथम इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है, ठीक है। आंसर क्या होगा? यहाँ से ए करेक्ट है। 74 है, 1940 से 1947 तक क्या ब्रिटिश जो सरकार थी उसके द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक प्रावधान प्रस्ताव जो थे उसके संबंध में विचार करना है। पहली बात है ये बोला कि पहले इसमें अगस्त प्रस्ताव में डोमिनेंट स्टेट्स देने का प्रस्ताव किया गया था। 74 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, क्रिस मिशन ने यह प्रस्ताव किया था कि कोई भी प्रांत संघ से पृथक नहीं हो सकता है। सेकंड बात गलत, क्योंकि क्रिस मिशन 1942 ने प्रस्ताव में से एक यहाँ पर यह तर्क था कि कोई भी प्रांत जो संघ से शामिल होने के इच्छुक है ना, इच्छुक नहीं है, वह अपना यहाँ पे क्या है अलग संविधान बना सकता है, न कि यहाँ पर पृथक नहीं हो सकता है। गलत हो जाएगी बात। तीसरा है, विवेल योजना में यह प्रस्ताव था कि गवर्नर जनरल भारतीय होगा। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि जबकि जो विवेल योजना है 1945 में यह प्रस्ताव किया गया था कि कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के लिए ये अपवाद बनाया गया था जो ब्रिटिश बने रहेंगे, ठीक है। गलत हो जाएगा। चौथा, कैबिनेट मिशन ने पूर्ण रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ये बात क्या होगी? करेक्ट है। आंसर 1 और 4 बी बात 2 बात सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 नंबर बोला प्राचीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है। पहली बात है 75 का पहला बोला है ऐसे कि कुषाण, इंडो ग्रीक और शक।
इनको लगाएंगे तो आएगा पहला यहाँ से जो आंसर हमारा होगा ये आएगा इंडो ग्रीक, ठीक है। उसके बाद आपका शक आएगा, उसके बाद आपका आएगा शक, फिर उसके बाद आपका कुषाण आएगा, ठीक है। इंडो ग्रीक, उसके बाद शक, इंडो सिथियन और उसके बाद आपका कुषाण आएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 75 का बी, सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन 76 नंबर। 76 यहाँ से इसमें बोला है कि जैन धर्म के संबंध में संलेखना किसे संदर्भित करता है। संलेखना जो है ये किसे संदर्भित करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वेच्छा से उपवास करते हुए जीवन त्यागने की एक धार्मिक साधना है। ये क्या होगा 76 का करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म में संलेखना जिसे संथारा भी कहा जाता है और इस पर बल देता है, जो यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके उपवास करते हुए मृत्यु प्राप्त करने का एक अनुष्ठान बताता है, जिसका अभ्यास भजरबाहु और चंद्रबाहु जैसे मौर्य व्यक्तियों द्वारा किया गया था। आंसर ए करेक्ट है 76 का। 77 आते हैं। 77 है बायोप्लास्टिक के संबंध में विचार करना है। पेट्रोलियम से बने पारंपरिक प्लास्टिक के विपरीत बायोप्लास्टिक नवीकरणीय जैविक स्रोतों से प्राप्त की जाती है। 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकंड है क्योंकि यहाँ पर बायोप्लास्टिक बायोमास से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सभी बायोप्लास्टिक जैव निम्नीकरण होते हैं। सेकंड बात यहाँ से क्या होगा गलत, क्योंकि यहाँ पर बायोप्लास्टिक से जुड़ी यहाँ पर एक जो आम बात जो धारणा होती है कि यहाँ पर जैव अवघटनीयता होती है। ये किसी प्लास्टिक की जो जैव अवघटनीयता होती है उसकी रासायनिक संरचना पर निर्भर करती है, ना कि उसके स्रोत पर, ठीक है। इसलिए बायोप्लास्टिक जैव अवघटनीय नहीं होगा। तीसरी बात है बायोप्लास्टिक की उत्पादन लागत समानता पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में अधिक होती है। तीसरी बात एकदम करेक्ट है। चौथा बायोप्लास्टिक का कार्बन परिक्षेप जो होता है पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में कम होता है, एकदम सही बात है। 1, 3, 4 करेक्ट है। सही आंसर क्या होगा 77 का 1, 3, 4 मतलब सी। 78 नंबर है भारत में निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व पर विचार करना है। नीलगिरी, पंचमढ़ी, ठीक है, नीलगिरी, पंचमढ़ी, शेषाचलम, अचानकमार और देहांग दिबांग। इनमें से कितने बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 2 देशों या 2 से अधिक राज्यों में विस्तृत हैं। 2 से अधिक राज्यों में विस्तृत हैं कौन। आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये इनमें से केवल एक है, वो कौन सा है सोचो अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक यहाँ से आंसर होगा, बाकी सब 1-2 राज्यों से अधिक नहीं फैले हैं, ठीक है। आगे आते हैं। आगे आप रहे क्वेश्चन नंबर 79 है पारमाणिक डीएनए जो होता है, ठीक है, उसके बारे में ईडीएनए के बारे में विचार करना है। ईडीएनए जो है इसमें जीवों द्वारा पर्यावरण में छोड़ी गई आनुवंशिक सामग्री है। पहली बात 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, एकदम सही है। सेकेंड बात है ईडीएनए प्रतिदर्शी प्रजातियों की सटीक जनसंख्या गणना के आकार का पता चलता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ईडीएनए प्रतिशत सटीक जनसंख्या की गणना के आकार को प्रदान नहीं करता है, क्योंकि वे ईडीएनए आणविक परिवहन और अवनयन जैसी सीमाओं को कारण सटीक मात्रा को निर्धारित करना और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तीसरी बात है ईडीएनए जो होता है ये पर्यावरण में अनिश्चित काल तक बिना यहाँ पर निम्नीकरण बना रहता है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि ईडीएनए अणु अनिश्चित काल तक नहीं बने रहते, क्योंकि वे समय के साथ स्वचालित होकर टूट जाते हैं और यहाँ पर गतिशील पर्यावरण में जैसे यहाँ पर तेजी से बहने वाले जल उसमें स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा 1 करेक्ट है, सिर्फ बाकी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ से चीता के यहाँ पर संबंध में विचार करना है। यहाँ पर जो चीता था अभी काफ़ी न्यूज़ में था, यहाँ पर नामीबिया से क्योंकि लाया गया था ना, उसको लेकर के न्यूज़ में था काफ़ी है। तो देखो चीता भारत के पूरी तरह से विलुप्त होने वाला एकमात्र मांसाहारी होगा। पहली बात क्या है 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड एशियाई चीते केवल ईरान में ही पाए जाते हैं, ये बात करेक्ट, क्योंकि एशियाई चीते केवल ईरान में ही पाए जाते हैं। और भारत में हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया के चीतों को लाया गया था, अभी मैंने आपको बताया था बात स्टार्टिंग में, ठीक है। तीसरा अफ्रीकी चीते समानता एशियाई चीतों से आकार में बड़े होते हैं, एकदम करेक्ट है, क्योंकि एशियाई चीते अफ्रीकी चीतों की तुलना में छोटे होंगे लेकिन अफ्रीकी बड़े होंगे, है ना। तो क्या होगा ये बात करेक्ट है, तीनों बातें सही है। आंसर 80 का सी। 81 है डूमसडे ग्लेशियर जो है ये काफ़ी न्यूज़ में है, जो हर कभी समाचार में देखा गया था, ये किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का यहाँ से पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित एक विशाल हिमनद जो महासागर जनित पिघलाव जो होता है उसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। सी क्या होगा 81 का 81 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो डूमसडे ग्लेशियर होता है ये शब्द थ्वाइस्ट ग्लेशियर को संदर्भित करता है, जो पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित एक विशाल ग्लेशियर है और यहाँ पर समुद्र द्वारा
संचालित पिघलने और यहाँ पर तेजी से पीछे हटने को लेकर के जाना जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसे क्या किया गया, इसे डोम्फ्री ग्लेशियर का नाम दिया गया। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है 82 नंबर। इसमें बोला कृषि में जैव उत्तेजकों के संबंध में विचार करना है। जैव उत्तेजक को यहाँ पर बोला कि उपयोग मुख्यतः फसल कीटों रोगों के नियंत्रण हेतु रासायनिक कीटनाशक के रूप में कर सकते हैं। पहली बात ऐसे कर लेते, क्योंकि यहाँ पर जैव उद्दीपक जो होते हैं ये कीटनाशकों से भिन्न होते हैं और इनका उद्देश्य कीटों रोगों और इनको नियंत्रित करना नहीं, बल्कि यहाँ पर जैव उद्दीपक जो होते हैं ये पर्यावरण में अनुकूल कृषि आगत की एक नई श्रेणी को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे ऐसे पदार्थों में सूक्ष्मजीव के रूप में परिवर्तित करते हैं जो पोषक तत्वों की मात्रा को स्वतंत्र रूप से पौधे की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को उद्दीपन करेंगे। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकंड बात है, भारत सरकार जैव उत्तेजकों की गुणवत्ता के विनियमन हेतु उन्हें उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत लाई थी। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, समुद्री शैवाल से प्राप्त अर्क जैव उत्तेजक की समानता प्रयुक्त श्रेणियों में से शामिल किए गए। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि समुद्री शैवाल यहाँ पर जो अर्क होता है ये खरपतवार, ठीक है, और विशेष रूप से एस्कोफिलम नोसोडम जैसे भूरे शैवाल पादप के उद्दीपक के रूप में पदार्थ के स्थापित व्यापक रूप में इसके क्या करता है, इसकी उपयोगिता में श्रेणी में बताता है कि तो 2 और 3 करेक्ट है, पहली बात गलत हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 83 है, मीथेन CH4 और उसकी यहाँ पर वैश्विक तापमान वृद्धि पर प्रभाव के बारे में विचार करना है। ऊर्जा क्षेत्र मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा मानवजनित स्रोत होगा। 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यद्यपि ऊर्जा क्षेत्र एक प्रमुख योगदान करता है, लेकिन कृषि वैश्विक स्तर पर मानवजनित मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत होगा। पहला गलत है। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन की वैश्विक तापक्रम वृद्धि क्षमता अधिक होती है। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, मीथेन भूस्तरीय ओजोन के निर्माण में अग्रदूत के रूप में काम करता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि मीथेन क्षोभमंडलीय धरातलीय स्तर पर ओजोन का प्राथमिक अग्रदूत है और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में मीथेन की ऑक्सीकरण में धरातलीय स्तर की ओर ओजोन बनती है और एक ओजोन एक हानिकारक प्रदूषक जो मानव स्वास्थ्य पर फसल उपज उसको नुकसान पहुंचाएगी। एक गलत है, 2 3 सही है, बी से आंसर होगा। 84 है, निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार करना है, स्टारफिश, डॉल्फिन, शार्क, और बोले इनमें से कितने जो है ये उपयुक्त में से कितने जैविक वर्गीकरण के अनुसार कितनी प्रजातियाँ वास्तविक मछली बनी जाती है, कितनी जो प्रजातियाँ वास्तविक मछली यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, बताना। देखो क्या स्टारफिश यहाँ पर मछली है या डल्फिन है या शार्क है, तो देखो आंसर जो हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर यहाँ से आंसर होगा आपका केवल एक, इसका आंसर होगा कौन सा, अब सोचो। देखो तारा जो मछली है ये मछली नहीं होती है ना, तारा मछली, ये स्टारफिश क्या है, मछली नहीं होती है, ये बात गलत हो जाएगी। और कौन सा गलत है, एक गलत और है, कौन सा गलत होगा, शार्क क्या है, शार्क एक वास्तविक मछली है, ये बात क्या होगी, ये बात सही है, गलत नहीं है। तो स्टारफिश गलत है, और डॉल्फिन भी क्या होगी, ये गलत है, क्योंकि डॉल्फिन मछली नहीं होती, डॉल्फिन स्तनधारी जीव है। ठीक है, याद रखना है, दोनों गलत है, सिर्फ एक बार करेक्ट है, शार्क। आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार, क्योंकि एम्फीबियस जो है एम्फीबियस ग्रुप में होते हैं ये सब काफ़ी न्यूज़ में है एम्फीबिया। ठीक है, तो याद रखना है, एक बात करेक्ट है। 85 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है उसके बारे में विचार करना है। ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसके सदस्यों का निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें 54 सदस्य होते हैं, जिसमें महासभा द्वारा 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए पर सदस्य चुना जाता है, और ये सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र चिंतन विवाद को लेकर के नवीन सोच को केंद्रीय मंच होगा। तीसरी बात है, भारत 2026 से 28 की अवधि के लिए जो इको एसओसी है उसका सदस्य चुना गया है। तीसरी बात एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 2 3 करेक्ट आंसर डी। 86 है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तावित भारत विस्तार नामक यहाँ पर AI जो उपकरण है उसका प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ये होगा कि प्राथमिक है कि कृषि डेटा प्लेटफॉर्म पर एकीकृत कर किसानों को बहुभाषी AI आधारित जो परामर्श है उसको उपलब्ध कराना, जिससे उनको कृषि डेटा यहाँ पर अपनी भाषाओं में जानकारी मिल सके, है ना, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर है, 87 है, भारतीय पारंपरिक खेलों के विचार करने, कबड्डी, खो खो, खेल मलखंब और योगासन। ठीक है, 4 यहाँ पर दे रखे हैं, और भी देखते हैं, 4 ही है। इनमें से बोला कितने खेल ओलंपिक पदक में शामिल किए गए हैं, ओलंपिक पदक में कितने शामिल किए गए, आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सभी क्या होंगे,
11वां कबड्डी को था 11वें सही खेल में 1990 में खेल के रूप में शामिल किया गया था। भारत ने 11वें सही खेल में बीजिंग 1990 में कबड्डी को एकमात्र स्वर्ण पदक भी जीता था। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 87 का हो जाएगा शामिल है। कौन सा शामिल है इसमें? कोई नहीं होगा, कबड्डी तो होना चाहिए ना इसमें। ऐसे ही खेल के रूप में शामिल किया गया था। भारतीय पारंपरिक खेलों पर विचार करना है। हाँ, यहाँ पर देखो भारतीय पारंपरिक खेल के बारे में बात कर रहा है ना, इस वजह से गलत हो गया, क्योंकि भारतीय पारंपरिक खेल में शामिल नहीं है कौन? कबड्डी। और यहाँ पर जो कबड्डी वो एशियाई खेल बीजिंग के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन यहाँ पर भारतीय खेल को लेकर के इसमें नहीं शामिल किया गया है, राइट। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से इसका क्या होगा? कितने खेल बोला है, कितने खेल जो है ओलंपिक खेलों में पदक में शामिल हैं? ओलंपिक खेलों में से खेल ओलंपिक खेलों के पदक के रूप में शामिल है। इसमें से देखो एक होना चाहिए था, जो कबड्डी है ना, इसको 11वें सही खेल में बीजिंग 1990 में खेल के रूप में शामिल किया गया था, और भारत ने 11वें सही खेल में बीजिंग 1990 में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता था। तो एक बात इसकी होनी चाहिए सही है ना, बाकी तो गलत होंगी। अभी इसमें कोई भी खेल यहाँ पर ओलंपिक खेलों में नहीं शामिल किया गया, लेकिन खेल मंत्रालय ने इसके प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर एशियाई खेलों में 2036 तक ओलंपिक खेलों को शामिल कराया जाए सब में, ठीक है। तो सब गलत हो जाएगी ना, चारों गलत हैं, कोई सही नहीं है। आगे आते हैं, कितने ओलंपिक खेलों के पदक के रूप में, ओलंपिक खेलों के पदक के रूप में, और यहाँ पर क्या दे रखा था? भारतीय पारंपरिक खेल हैं सब, ठीक है। इसमें से कोई यहाँ पर शामिल नहीं है उसमें, ठीक है, ऐसे आपको याद करना है, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 बोला पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के संबंध में विचार करना है। 88 नंबर क्वेश्चन है। पहली बात है, ये बोले कि पीएमएस निक्षेप मुख्यतः मध्य महासागरीय कटक के साथ स्थित हाइड्रोथर्मल विट्स के निकट पाया जाता है। पहला 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, भारत में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण के साथ समुद्री महासागर कार्लसबर्ग रिज में अन्वेषण हेतु विशेष अधिकारों की अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। आंसर यहाँ से 88 का सी। 89 नंबर है, हाल ही में खोजी गई एक नई पुष्पी पौधे की प्रजाति बोगोनिया निस्योरम के नाम से भारत में किन राज्य की सबसे बड़ी जनजाति इस पर रखा गया था? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये रखा गया था सी, अरुणाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 90 नंबर। नीति आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से कौन से संकेतक शामिल हैं लेकिन वैश्विक एमपीआई ग्लोबल एमपीआई में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर आपका, जो एक तो हो जाएगा यहाँ से आपका, एक तो पहला हो जाएगा, ठीक है, मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता जो है यह पर क्या होगा? नीति आयोग के द्वारा तैयार की गई बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट है, इसमें सूचकांक में शामिल नहीं किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। और नीति आयोग इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसका 10 साल पूरा हो चुका है, ठीक है, इसका 10 साल पूरा हो चुका है। तो यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी घुमा पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर पूछा ना इसने, ऐसे करके यूपीएससी कहीं भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। नीति आयोग से जितने भी कुछ रिपोर्ट है आपको एक एक रिपोर्ट अच्छे से पढ़ना है, और नीति आयोग का डेटा जो है वो सब भी आपको कवर करना है। मैंने जितने भी टेस्ट पेपर और चीज़ें कराई हैं, अगर आप कंटिन्यू थे तो मैं तब से बताता आ रहा हूँ, आपने बहुत चीज़ें नोट भी की होंगी इसकी, ठीक है। तो नीति आयोग अगर नहीं पढ़ा है अभी भी तो आप नीति आयोग को अच्छे से कवर कर सकते हो। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, और यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 91 है, जलीकट्टू बैल को काबू करने वाली एक पारंपरिक प्रतियोगिता जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? ये किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर, ये तमिलनाडु से संबंधित होगी। 92 विभाग से संबंधित जो संसदीय यहाँ पर समिति उसके बारे में विचार करना है। इन समितियों ने सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों से लिए लाए जाते हैं, या दोनों से लिए जाते हैं। पहली बात क्या होगी? 92 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि प्रत्येक विभाग में संबंधित जो स्थायी समिति होती है इसमें 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है, किसी मंत्री को ऐसी किसी भी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं किया जा सकता है, सेकेंड बात करेक्ट है एकदम। तीसरा, वे संबंधित मंत्रालय के अनुदान मांगों की जांच करते हैं और अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करते हैं। तीसरी बात क्या होगी? 92 का तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है, 1 2 3 सभी सी। 93 नंबर है, भारत के संविधान के संबंध में विचार करना है। भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, पहला क्या हुआ? 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति संसद जो होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, संसद सदस्य होने के लिए निर्भर है, जब तक कि यहाँ पर संसद द्वारा ऐसे
पद पर छूट ना दी जाएगा या ना दी गई हो। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। आर्टिकल 102 का 1 का 1 में बात बताई गई है। तीसरी बात है, राष्ट्रपति भारत के चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद लाभ के पद पर रहने के कारण संसद की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेते हैं। तीसरी बात करेक्ट है भी, क्योंकि आर्टिकल 103 में ये बात बताते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? तीनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर 93 का 1, 2 और 3 डी आंसर करेक्ट होगा। डी करेक्ट है। पूछा कि कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं, सभी सही है। डी। 94 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले सोचिए 1 और सोचिए 2 शब्द और यहाँ पर इसका विवरण क्या है। पहली बात है, पहला बोलता है कि जलोढ़ मैदान जो है ये हो जाएगा आपका, ये जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा लाए गए जो महीन अवसाद है उसमें, तो यहाँ से 1 का क्या हो जाएगा? 1 का 2। आगे जोरनदमुख जो है, जोरनदमुख जो हो जाएगा ये हो जाएगा नदी के ज्वारी मुहाना जहाँ मीठा ज्वारा जल आपस में मिलता है। प्लया जो हो जाएगा आपका यहाँ से, ये अंतर्देशीय बेसिन का निम्नवर्ती समतल केंद्रीय भाग होगा। ठीक है। चौथा, तराई हिमालय के तलहटी क्षेत्र में दलदली पट्टी होती है। करेक्ट आंसर 94 का ए करेक्ट है। 95 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। इरिट्रिया, जॉर्डन, इथियोपिया, जिबूती, इनमें से कितनों की सीमा लाल सागर से लगती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का। वैसे ये लाल सागर से लगती है किसकी? देखो, लाल सागर से उत्तर पूर्वी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच पर स्थित और स्वेज नहर तथा अदन की खाड़ी के मध्य भूमध्य सागर में और हिंद महासागर को जोड़ने वाले जलमार्ग का हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर इसे सागर से सटे देश उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी अरब प्रायद्वीप में स्थित है। तो 1, 2, 4 इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, 3 बातें इसकी करेक्ट है। सी यहाँ से आंसर होगा इसका। ठीक है। तीसरा गलत है, क्योंकि जो इथियोपिया है, इथियोपिया अफ्रीका हॉर्न में स्थित यहाँ पर एक भू अवध स्थल रोध देश है, लैंडलॉर्ड कंट्री है, और ये पहले ही पर इसकी पहुंच इरिट्रिया के माध्यम से लाल सागर तक थी। ठीक है। और 1993 में इरिट्रिया स्वतंत्रता के बाद ये भू अवध देश बन गया था। करेक्ट आंसर 1 to 4 करेक्ट है, सी। आगे आते हैं 96 नंबर है, लघु विवर्तनिक प्लेट के बारे में विचार करना है। लघु प्लेट और यहाँ पर भी कहाँ किसके मध्य स्थित है? पहली बात है, पहला बोला कि कोकोस प्लेट ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट में, सही बात है। सेकेंड बात है, नजका प्लेट ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट में, ये भी बात सही है। अरब प्लेट जो है ये जो होगा, अरब प्लेट ये अफ्रीका और यूरेशिया के बीच स्थित होगा। ठीक है। फिलीपींस सागर, यूरेशिया प्लेट और प्रशांत, चारों बातें करेक्ट है। आंसर डी। 97 है, भारत में मानसूनी वर्षा के वितरण के संबंध में विचार करना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा समानता कम हो जाती है। 97 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, पवनों की पर्वतीय उत्थान के कारण पश्चिमी घाट के पवनमुखी ढलानों पर भारी वर्षा होती है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट है। तीसरा, पूर्वी तटीय मैदानों में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भाग की तुलना में दक्षिण पश्चिम मानसून में अधिक वर्षा होती है। तीसरी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून में दौरान पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होते हैं और घाटों पर पार करने के लिए बाद अब ये पवनें नीचे उतरती हैं तो शुष्क हो जाती हैं, और जिससे परिणाम स्वरूप पश्चिमी ढलानों की तुलना में यहाँ काफ़ी कम वर्षा होती है। 1 2 करेक्ट है। आंसर ए होगा या हाँ नहीं, तीसरा तो गलत हो गया ना। आंसर आपको जाएगा पहला दूसरा करेक्ट है। पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा गलत है। हाँ, तीसरा गलत होगा तो ए नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 सी करेक्ट है 97 का। 97 क्या होगा? 1 और 2 करेक्ट है तो सी। आगे आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित हिमनद को उच्चतम से अक्षांश निम्नतम अक्षांश तक यहाँ पर क्रम में व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा 98 का। एक तो पहला आपका यहाँ से होगा, पहला आपको हो जाएगा 98 में पहला होगा आपका 3 2 1 है ना। पहला आपका हो जाएगा यहाँ से दक्षिण कैस्केड हिमनद 3 2 1 है ना। 3 2 1 में देखो पहले आपका जो दक्षिण यहाँ पर कैस्केड हिमनद है ये हो जाएगा, राइट। उसके बाद रोन ग्लेशियर जो आपका मध्य अक्षांश में होगा, और उसके बाद क्या होगा आपका लुईस हिमनद जो आपका सबसे कम अक्षांश में होगा। माउंट केन्या पर स्थित है, ठीक है। और रोन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये अल्पस में स्थित है, ठीक है। और साउथ कैंपेड जो था ग्लेशियर उच्चतम अक्षांश में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 3 2 1 यहाँ से आंसर इसका होगा, ठीक है, 98 का। आगे आते हैं 99 नंबर है, 3 2 1 मतलब 3 2 1 बी। 99 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से खनिज क्षेत्रों पर विचार करना है। खनिज
और यहाँ पर इसके प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं। पहला तांबा खितड़ी, 99 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। अगला है लोवेस्क जावर पट्टी, सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की जावर में उदयपुर खदान जो है ये खदान सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, ना कि लोहे के लिए। सोना कोलार स्वर्ण क्षेत्र, ये बात क्या होगी, तीसरी करेक्ट है। चौथा कर्नाटक में। चौथी बात यहाँ से बरडीला श्रेणी छाती, 3 बातें करेक्ट है। 99 का आंसर क्या होगा, सी या बी। अच्छा चांदी के लिए क्या होगा, सही होगा, चौथा भी सही है, तीसरा भी सही है और आपका पहला भी सही था, है ना। एक 3 4 सही है, तो आपका आंसर क्या होगा, 3 बातें सही है, सी। आगे आते हैं क्वेश्चन 99 हो गया 100 नंबर। नीचे दिए गए यहाँ पर अभिकथन और कारण है। उच्च अक्षांशों पर स्थित होने वाले के बावजूद उत्तरी सागर अपेक्षाकृत उच्च लवणता पाई जाती है। इसमें 100 का पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड उत्तरी सागर को उत्तरी अक्षांश उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह है उससे अधिक लवण जल प्राप्त होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक जो प्रभाव होता है इसमें क्या होता है, अटलांटिक महासागर में लवणीय जल उत्तरी लाल सागर के जो लाता है और इसमें यहाँ पर इसकी लवणता काफ़ी बढ़ाता है ना। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 100 का क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। दोनों बातें इसकी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो गर्म लवण होता है, गर्म जो लवण होते हैं इसमें क्या होता है कि जो अटलांटिक जल प्रभाव बताता है कि कैसे कैसे प्रभाव होगा इसका, और उत्तरी सागर को अपेक्षाकृत यहाँ पर अधिक लवणता बनाए रखता है, जिससे क्या होता है ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट इसका, ठीक है। इसको लेकर के ही दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 100 का सी करेक्ट है। इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। टेस्ट नंबर 1 जो यहाँ पर फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट था, फुल लेंथ टेस्ट किसका, ये नेक्स्ट है इसका था, ठीक है, आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगला पेपर करेंगे, वो कल करेंगे टेस्ट नंबर 2 नेक्स्ट है इसका, ठीक है। और उसके बाद करीब हम लोग 4 पेपर इसके कर लेंगे, फिर 4 पेपर हम लोग अभी करीब और आगे बढ़ाएंगे, फॉरम है इसका भी, फुल लेंथ पेपर भी करेंगे वो, राइट। तो यहाँ पर फुल लेंथ जो पेपर है वो आप करते रहो और आप देखते भी हो कि कितने कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट में वीक हो रहे हो, है ना। फुल लेंथ के हिसाब से वो सब्जेक्ट का टॉपिक आप अच्छे से कवर करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन में अगर टॉपिक आपको वीक है थोड़ा सा, तो टॉपिक जाकर अच्छे से कवर करो, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। तो एंड करते हैं से, क्योंकि यूपीएससी सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, टॉपिक हो सकता है सेम पूछ ले, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।